बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाम के मुतल्लिक जितनी अहादीस है कि ये ज़माना आखरत से पहले जो असल अखाड़ा बनना है वो शाम बनना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर आना है और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुसलमानों और ईसाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है यहूदियों के खिलाफ और वो भी यहाँ से लड़ी जाएगी। दुनिया के तमाम जितने जंगजू हैं उनका अखाड़ा शाम होगा। अब ये बात आपको अपनी आंखों से सच होती हुई नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल ने क्या किया है कि चूंकि ईरान हथियार सप्लाई कर रहा था, चीज़ें सप्लाई कर रहा था हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह आगे वो हमास को सप्लाई कर रही थी, तो उसने जो एयरपोर्ट्स हैं शाम के उनको तबाह कर दिया कि ये आ न सके, रनवे उड़ा दिया है। आप जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई है? ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि आप ये देख लें, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ईरान ने अपना जो सामान और तमाम चीज़ें वो रशिया के मिलिट्री बेस के ऊपर उतारी हैं। यानी रशिया ने उसको शाम के अंदर अपनी मिलिट्री बेस दे दी है इसराइल के खिलाफ, और उसने हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए, हमास की मदद करने के लिए पुतिन ने अपनी मिलिट्री बेस दी है ईरान को। और ईरान की जो फौज का तैयारा है, कार्गो है, वो लैंड किया है मिलिट्री बेस, कौन सी? रूस की मिलिट्री बेस पर। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका अमेरिका के लिए, इतना बड़ा झटका इसराइल के लिए कि बाकायदा तौर पर रूस इस जंग में शामिल हो चुका है। आप जो मर्जी कहें, देखिए मुसलमानों ने एक जंग लड़नी है ईसाइयों के साथ मिलकर, और ये उस जंग की इब्तिदा है। आप जानते हैं कि रशिया के जो ऑफिशियल जो उनका मजहब है वो बेसिकली ईसाइयत है, और मुसलमानों जितने बड़े जंगजू हैं उन्होंने यहाँ पर आना है। अब वो आप उसकी मिसाल ले लें, कहाँ से शुरुआत होनी है। आप ये देखिए कि रमज़ान कादरेव, उसके अंडर जो चचनिया के फाइटर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, ईरान से आने हैं, इराक से आने हैं, अफगानिस्तान से भी आएंगे। पूरी दुनिया का जो अखाड़ा है वो शाम बनना है। और यहाँ पर जब 2015 के करीब जब रूस यहाँ पर उसने एंट्री ली थी, बशारुल असद का तो तख्ता वो लड़ने लगे थे, तो उसने पुतिन को कहा कि आप मेरी मदद करें, मुझे बचाएं। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम बेफिक्र हो। उसने वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाई, वो वहाँ पर आए और आज तक बशारुल असद की हुकूमत कायम है। यहाँ पुतिन की दूर अंदेशी को सलाम। देखिए, आप जानते हैं कि बशारुल असद की अरबों के साथ सुलह करवाई किसने करवाई थी? ये सुलह करवाई थी रूस ने। ईरान की और सऊदी अरब की तो जो सुलह है वो तो चाइना ने करवाई, लेकिन बशारुल असद की अरबों के साथ सुलह, यानी शाम की जो सुलह थी तमाम अरब ममालिक से, वो तो रूस ने करवाई है। और रूस को पता चल गया था, उसकी इंटेलिजेंस इतनी तेज है, जिन्होंने अर्दोगान को बता दिया था कि तुम्हारे यहाँ पर फौजी बगावत होने वाली है, पहले ही बता दिया था। तो सोचिए उनकी इंटेलिजेंस किस लेवल पर काम कर रही है। तो उनको शायद अंदाजा हो चुका है इस बात का कि भाई इसराइल का वो टाइम आ गया है और उसने फ़लस्तीन को हड़पना है, और हड़पने के बाद खा जाएगा, तो मुझे यहाँ पर बैठना है। तो उसने एक तो काफ़ी देर पहले ये काम शुरू किया, तो यहाँ पर मिलिट्री बेस बना ली थी, और अब वो काम आ रही है। और दूसरा उसने जो काम किया, यानी आप देखिए, उसने बशारुल असद की सुलह करवा दी अरब ममालिक से, शाम की सुलह हो गई, और ये सबसे बड़ा छक्का था। और अब उनको पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर ये मामला हो जाएगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, इसराइल अब जाहिर सी बात है ये तो नहीं कर सकता कि वो हमला कर दे आकर, यानी अगर ईरान का सामान आता है इसकी रशिया की मिलिट्री बेसिस के ऊपर, तो ये तो नहीं हो सकता कि इसराइल वहां से हमला कर दे रशिया। ये तो सीधा सीधा रशिया से जंग है, वो तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर रमजान कादरेव की क़यादत में 15,000 के करीब रशियन फाइटर्स चले जाते हैं, यानी उनको आप रशियन फाइटर्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनकी बैक पर रशिया है तो वो चचनिया के, लेकिन उनकी बैक पर खड़ा है रशिया, और वो पुतिन की मर्जी के बगैर नहीं जाएंगे। ये जो रमजान कादरेव से ऐलान करवाया था वो भी तो पुतिन ने ही करवाया था ना, कि तुम ऐलान कर दो इसराइल के खिलाफ, जाएंगे मुस्लिम, लेकिन लड़ाई होगी पुतिन के कहने पर। तो वहां पर वो लैंड कर चुके हैं। अब आप ये देखें कि सारी सूरत हाल में इनको जो झटका लगा है वो इतना बड़ा झटका लगा है कि इस वक्त आप देखिए कि गजा के अंदर इसराइल की फोर्सेस गई हैं। बहुत बड़ा जो बाकायदा ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो नहीं शुरू हुआ अभी, वो डर है, लेकिन जिसे कहते हैं रेड मारना, और रेड के लिए वो गई यहाँ पर फोर्सेस, और उनका हमास से मुकाबला हुआ ग्राउंड पर, आमने सामने। उन्होंने फायरिंग की इनके ऊपर। अभी तक तो एयर स्ट्राइक होता था,
उन्होंने इन पर फायरिंग की और इनके टैंक तबाह कर दिए और इनके बुलडोजर तबाह कर दिए, टैंक को कब्जे में ले लिया और उसके बाद इसराइल की फोर्सेस वहां से भाग आई। और आप देखिए फिर इसी दौरान चाइना ने क्या ऐलान कर दिया। चाइना ने असल में जो इसराइल ने अपनी सरहदें बढ़ानी है कि उसने शाम जाना है, उसने उर्दन लेना है, उसने इजिप्ट लेना है, उसने मिस्र से लेकर सारी चीज़ें लेनी है, लिबनान लेना है जो कि उसके नक्शे में चीज़ है, उसने एक बड़ा इसराइल बनाना है। तो इस सूरत हाल में आज चाइना ने बयान दिया है कि किसी सूरत फ़लस्तीन को उसकी स्टेट से महरूम नहीं किया जाएगा और ना ये हम काबिल कबूल हमारे लिए होगा, ना हम करने देंगे। हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन को जिसमें इसराइल की भी हो और फ़लस्तीन की भी हो। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब इस पैमाने पर इनकी लड़ाई का अलमिया ये हो चुका हुआ है कि रूस बाकायदा कूद चुका है, चाइना बाकायदा कूद चुका है, सारे कूद चुके हैं, तो बताइए ये क्या करेंगे। उधर से आप देख लें इरान ने भी ऐलान कर दिया है कि भाई हम तो मिसाइल दागने जा रहे हैं इनके ऊपर, हाइफा के ऊपर जाकर मिसाइल दागेंगे अगर इन्होंने काम किया। इसराइल ने ऑपरेशन करना है उनके लिए, अभी तक उनको समझ नहीं आ पा रही हम करेंगे क्या कि हमारे साथ, यानी उसको 5-6 फ्रंट से उनकी लड़ाई होगी, 5-6 फ्रंट से। अब आप सोचिए उसमें रूस भी शामिल हो गया, बाकायदा तौर पर वो शामिल हो चुका है कि भाई उनका जहाज वहां जा रहा है, उनका कार्गो वहां पर गया है, उनका सामान वहां पर जा रहा है। और ये ज़हन में रखिएगा ईरान का जो तैयारा वहां गया है वो मिलिट्री का था और वो सामान लेकर गया कौन से वाला, जो लिबनान के अंदर देना है, हिजबुल्लाह को देना है, जो हमास को देना है कि हमास वहां पर जाकर इनसे लड़ाई करे। यानी आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि किस पैमाने पर इसराइल के लिए तकलीफ का बायस ये चीजें बन रही हैं। वैसे तो इसराइल की फोर्सेस ने इस वक्त ट्रेनिंग भरपूर शुरू की हुई है और ट्रेनिंग शुरू करने के बाद उन्होंने काम किया है कि यहाँ पर एक हमने हमला करना है। आप देखिए कि तैयब उर्दगान ने, यूरोपीय यूनियन ने उसको धमकी दी थी कि तुम फैसला कर लो कि या तो तुम फलस्तीन के साथ खड़े हो या फिर नेटो के साथ हो। तो रॉयटर्स ने खबर अब ब्रेक की है, उन्होंने कहा है कि इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर हैं उनको उर्दुगान ने कहा है कि आप यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेटें और निकले यहाँ से। इस्माइल हानिया बेसिकली ज़्यादातर जो होते हैं वो कतर में होते हैं और कतर को कहा था अमेरिका ने कि आप हमास का ऑफिस बंद करें, इस्माइल हानिया को निकालें, यहाँ से फारिग करें। तो उसने कहा था कि हमने नहीं करना क्योंकि ये कम्युनिकेशन का हमारा जरिया है। जिस तरह उन्होंने कहा तालिबान का दफ्तर खोला था, अगर हम ना खोलते तो आपको तो जूतियाँ बढ़नी थी, यानी आपका तो सूरत हाल वो थी, लड़ाई करते रहते। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये काम नहीं करेंगे और हम किसी की साइड पर नहीं है, लेकिन हम एक रोल प्ले करते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त तुर्की ने काम क्या किया है कि तुर्की ने स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि करारदाद अपनी जमा करवा दी है पार्लियामेंट के अंदर कि इसको शामिल करें। स्वीडन वो मुल्क है जहां पर कुरान मजीद की बेहुरमती होती है। अर्दोगान ने हमास के लीडरों को वहां से वो निकाल रहे हैं। आप ये देखें कि जिनके पास ताकत है वो सारे जमा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया ने इस वक्त कहा है कि इसराइल और फलस्तीन की ये जो तबाही है इसका बराह रास्त खालिसतन जिम्मेदार है अमेरिका। उसने कहा कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका ने जब इजराइल के साथ खड़े होने का फैसला किया तो इस खत्ते के अंदर इस लड़ाई को उसने बढ़ावा दिया और उसने कहा कि उन्हें इसराइल के जो जुल्म है फलस्तीनियों पर उस पर आंख बंद कर ली। उसने देखा नहीं कि वो मौत का नाच नचा रहे हैं, उनको सिर्फ इनकी एक्सपेंशन का पता था कि हम इसराइल को बचा ले, उसकी सेटलमेंट को बचा ले और वो जो कब्जा कर रहा है फलस्तीनियों पर उसको बचा ले। उसने कहा कि असल फसाद की जड़ जो है, असल फसाद की जड़ वो अमेरिका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसी तबाहकुन जंग होने वाली है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और ये जंग इतनी ख़तरनाक होगी कि सबको अपनी लपेट में ले लेगी और इसकी एक ही वजह है कि उसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। अब आप सोचिए ज़रा कि नॉर्थ कोरिया अगर ये बात कह रहा है तो बाकी सूरत हाल क्या हो सकती है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास, यानी इजराइल ने कहा है कि मुकम्मल सबूत है कि ईरान इन्वॉल्व था हमास के जो हमला हुआ है उसमें। तो अब असल में वो कह रहे हैं कि इसकी जो बदौलत ये चीज़ें हैं अब हमने यहाँ पर लड़ाई करनी है और ईरान को जवाब देना है और ईरान से असल में अब लड़ाई होगी, क्योंकि अगर हम ईरान को ख़त्म कर देंगे तो हिजबुल्लाह और हमास का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। यानी ये असल में ईरान को पकड़ना चाह रहे हैं, ईरान को टैकल करना चाह रहे हैं
और इस पूरी सूरत हाल के अंदर रशिया ने काम ये किया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक पोजीशन, आप गौर करते जाएं, सिर्फ गौर करें, तमाम ममालिक पोजीशन लेते जा रहे हैं। यूरोप के ममालिक भी पोजीशन ले रहे हैं, इंडिया ने भी ले लिया पोजीशन, पाकिस्तान ने क्या लेनी है पोजीशन, खैर इनकी तो बात ही ना करें। सब पोजीशन लेते जा रहे हैं, चाहे वो रशिया हो चाइना हो। यहाँ जो इम्तिहान सबसे बड़ा होना है, सबसे बड़ा होना है, और इससे बड़ा इम्तिहान ही कोई नहीं होगा। वो ये होगा कि ये ग्राउंड ऑपरेशन जब इसराइल ने शुरू करना है, अगर इनकी हिम्मत इतनी हुई, इनकी लड़ाई हुई या जो भी हुआ, तो वहाँ पर फिर असल टारगेट ये नहीं होगा हमास या हिजबुल्लाह, वो असल टारगेट होगा ईरान। ईरान अभी तक खुलकर सामने, आज देख लें, ईरान को अगर इतनी मदद रशिया से मिली है तो क्या आपको क्या लगता है कि रशिया जिसने बशारुल असद की हुकूमत बचाई है, सोचिए जिस प्यूटिन ने बशारुल असद की हुकूमत बचाई है, क्या वो प्यूटिन ईरान की हुकूमत गिरने देगा, ईरान पर हमला होने देगा, ईरान पर जंग चलने देगा? आप सोचिए जरा, जिन ममालिक से अमेरिका अड्डे मांगेगा कि मैंने ईरान पर हमला करना तो तुम मुझे अड्डे दो, फिर उनके लिए कितना प्रॉब्लम खड़ा होगा। और अगर वो अमेरिका की बात मानते हैं तो तबाही, अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानते तो तबाही होगी। तो यहाँ पर आपने पोजीशन लेनी है, पोजीशन लेने का वक्त आ चुका है। दुनिया भर के अंदर इस वक्त फलस्तीनियों के लिए एहतजाज हो रहा है, और फलस्तीन के अंदर जो मामला है, देखिए वहां पर लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गजा के अंदर जो फ्यूल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। आप जानते हैं कि इसराइल ने जो वहां पर स्ट्राइक किया है उसकी वजह से शॉर्टेज फ्यूल की पैदा हो गई थी। 12 हॉस्पिटल्स और 32 मेडिकल जो सेंटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं, यानी वहां पर मरीज मर रहे हैं, और वहां पर उनके पास इतनी दवाई नहीं है कि खवातीन जो हामला है वो उनको बेहोश कर सके। यानी इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि जिसकी इंतहा नहीं। यानी डिलीवरीज हो रही हैं, कुछ बच रही हैं, कुछ बेचारी दुनिया से रुखसत हो रही हैं। जिनका सी सेक्शन होना है उनके लिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो बताए वो क्या करेंगे। और नेतन्याहू ने कह दिया, उसने कहा कि मैं एक चीज यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं हर इमदाद को पहले चेक करूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा भेजना नहीं भेजना। इवन के कई जगह के ऊपर इमदाद गई है तो उसने वहां पर हमला भी किया। तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज्यादा इस वक्त खराब हुई पड़ी है। देखिए ये जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उसका अंदाजा भी नहीं हम लगा सकते कि कितनी ज्यादा सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है, कितने मामला खराब होते जा रहे हैं। आप ईरान की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो ये जंग इतनी भयानक रुख इख्तियार करेगी कि सीधा सीधा इसमें रशिया कूदेगा। अहादीस में जो ज़माना शाम की बात है उसमें जो लड़ाई है वो साफ नज़र आ रहा है। देखिए ईसाइयों के अंदर जो सबसे बड़ी इस वक्त ताकत है उनमें रूस का एक बहुत बड़ा इकदाम है और बड़े लेवल पर है, और वो मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है। देखिए वो शाम के साथ खड़ा है, वो अरब ममालिक के साथ खड़ा है, मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा है, वो ईरान के साथ खड़ा है, वो अफगानिस्तान के साथ भी खड़ा है। पाकिस्तान की पोजीशन चूंकि कभी क्लियर रहती ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्या मामला, तो लेकिन वो उनके साथ खड़ा हुआ है और ये उनकी हुकूमतों को गिरने नहीं देगा। देखिए रशिया जिसके साथ एक दफ़ा खड़ा हो जाता है फिर वो उसकी हुकूमत को गिरने नहीं देता, ये आप ज़हन में रखिएगा। उसने बशारुल असद की हुकूमत को बचाया है, उसे ईरान को बचाया है। तो अमेरिका की कोशिश होती है कि जो रशिया की तरफ जाने की कोशिश करे उस मुल्क के अंदर मैं हुकूमतों का तख्ता उलट दूँ। और उसके बाद क्योंकि वो रशिया, देखिए अब ये मामला बड़ा खुलकर सामने आ गया है। ईरान के बारे में पुतिन ने कहा था कि ईरान ने हमारा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। जब उन्होंने ड्रोन्स मांगे उन्होंने ड्रोन्स दे दिए, उन्होंने मुश्किल वक्त में कहा उन्होंने साथ दिया। तो जब इस सारी सूरत हाल में अर्दोगान साहब की पोजीशन लेने का वक्त था तो वो जनाब, यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तक अमीरुल मोमिनीन तैयब अर्दोगान साहब की कोई पोजीशन ही नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अगर दुनिया ने मदद ना की तो हम जाएंगे। भाई पहले आप जाते फिर दुनिया को भेजते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।